लेकिन भाई खालिस्तान आपको हिंदुस्तान से ही क्यों चाहिए, पाकिस्तान से क्यों नहीं चाहिए? पाकिस्तान में भी तो पंजाब है, उसको भी तो खाली कराओ। इस बात में कोई शक नहीं है, शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है वर्तमान समय में SC/ST का दुरुपयोग करके बहुत सारा अन्याय सवर्णों के साथ भी हो रहा है। भिंडरावाला को खड़ा किया था इंदिरा गांधी ने, किस लिए? अकाली दल से टक्कर लेने के लिए, एक विचारधारा से टक्कर लेने के लिए। मायावती, मैं बात करूंगा कांसीराम, मैं कहूँगा बामसेफ, ये सारे के सारे लोग ये भी तो बांटने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो किसान आंदोलन नहीं था, उसके पीछे देश तोड़ने की एक साजिश थी स्पष्ट। इसके नाक में दम करने लग गया इंदिरा गांधी के। किसको कदम उठाना पड़ा? इंदिरा गांधी को ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा। टूटेगा, आप तो पता नहीं कहाँ होंगे, आप मरेंगे, जिएंगे, क्या होगा, आने वाली संतति को भुगतना पड़ेगा। सरकारें कमजोर होती है ना, नेता कमजोर होता है ना, उसको शासक बनने का हक नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश की कमान इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और देश के ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इस समय देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम महंत आनंद स्वामी जी है और इनका कहना है कि वर्तमान समय में देश असुरक्षित है। इनकी सोच के पीछे आखिर कारण क्या है, क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं, यही जानने के लिए आज हम इनके पास में पहुंचे हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रिय, धन्यवाद। देश के ज़्यादातर लोग तो कहते हैं कि देश इस समय सुरक्षित हाथों में है, लेकिन आपका कहना है कि वर्तमान समय में देश काफ़ी असुरक्षित है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आपकी ऐसी सोच है? देखिएगा, देश सुरक्षित हाथों में है ऐसा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देश तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता है जब तक जनता समझदार ना हो, और जब जनता बहकावे में आने वाली हो, जब जनता के पास में अपने अपने अहंकार हों, उसके बाद चाहे आपका शासक कितना भी बेहतर हो जाए, आप सुरक्षित हो ही नहीं सकते हैं। वर्तमान समय में राजनीति का स्तर जितना गिर गया है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बात की फिक्र कर ही नहीं रहा है कि देश कहाँ जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा, और वह लोगों को अलग अलग दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहा है और लोग भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा से हमारे देश के लोग अपने अहंकार को लेकर के बहुत प्रबल रहे हैं। मैं गुज्जर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दलित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, और मेरा इतिहास अच्छा था, मेरे साथ ऐसा हो गया है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी की सारी बातें रही हैं। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं और दूसरे कारणों से आप लोग एक दूसरे से लड़ते आए हैं। बस आपको लड़वाने वाला चाहिए, और आपको राजनीति के आधार पर वर्तमान समय में ज़्यादा लड़ाया जा रहा है। उसका कारण क्या है? जब धर्म ऊपर आने लगता है तो उसके काट में दूसरे लोग जाति को ऊपर करते हैं, जातियां ऊपर जा रही हैं। यह जो सांप्रदायवाद है, यह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका परिणाम अभी दिखाई दे रहा है, और भविष्य तो बिल्कुल बहुत खराब है। यदि लोग समझेंगे नहीं और लोग सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे तो देश का विनाश निश्चित है। बांटने का काम कौन कर रहा है स्वामी जी? देखिएगा, मैं एक बात बताता हूँ। हम यहाँ पर अगर अपने देश की अस्मिता को साथ में लेकर के चलेंगे और ये देख कर के चलेंगे कि यह जो देश है इसके गौरव को बढ़ाना है, तो बात है अलग। और जब हम अपने अपने अहंकार को साथ में लेकर चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमें बांट सकता है। जैसे कि अभी इस देश के अंदर बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की जो नीतियाँ रही उसका मैं समर्थक कभी भी नहीं रहा। बहुत लचर नीतियां यहाँ पर कांग्रेस की रही हैं। कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनको यह बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन बीच में ऐसा भी दौर आया जबकि कांग्रेस ने कुछ मजबूत फैसले लिए। खैर, मैं यहाँ पर फिर बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का शासन आता है। बीजेपी के शासन में लोगों को लग रहा था, मुस्लिमों को लग रहा था कि बस तुम्हारी मार काट हो जाएगी, ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनको असुरक्षा महसूस हुई। कारण क्या है? इसलिए क्योंकि एक हिंदुत्व की विचारधारा लेकर आने वाली पार्टी सत्ता में थी। अब ऐसे में जो कट्टरवादी लोग थे उन्होंने अलग अलग मुद्दों को तलाश करना शुरू कर दिया, जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई भी भेदभाव वाली नीति नहीं रही। जो योजनाएं रही वो सभी के लिए रही, और निश्चित रूप से देश के लिए कठोर कदम भी उठाए गए। जो प्रधानमंत्री हैं उनको सबसे सशक्त नेता के रूप में देखा जा रहा है, यह बात सामने आ रही थी। लेकिन अब दूसरी जो पार्टियां हैं उनके पास में क्या तरीका था? तरीका था केवल इसकी काट ढूंढना। किस चीज़ की काट? कि यहाँ पर हिंदुत्व की बात की जा रही थी तो यहाँ जाति में बांट दो,
अब जाति में बांटने के लिए सबसे कमजोर कड़ी किसको ढूंढा गया? बोले कि शूद्रों की बात को उठाना शुरू किया जाए। अब यहाँ पर अखिलेश यादव जी शूद्रों की बात उठाते हैं। उसके साथ में लोग किस प्रकार के मिलते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कल तक जय श्री राम की बात कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे और मिनिस्टर थे, बीजेपी में मिनिस्टर थे, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता। वही रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, हिंदुइज्म के विरोध में बात करते हैं, हिंदुत्व के विरोध में बात करते हैं। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। कल जो गाली दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य की, इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आज उनके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हीरो बन गए। किस लिए हीरो बन गए? क्योंकि ऐसी पार्टी के साथ में जुड़ गए जो कि हिंदुत्व के विपरीत विचारधारा रखने वाली है और उस बात को जाहिर नहीं कर रही। जाहिर ऐसे कर रही कि बस हम हिंदुत्व का विरोध नहीं करें, हम तो शूद्रों का समर्थन कर रहे हैं। अब शूद्र का क्राइटेरिया कौन सा? बोले कि ये जो चमार हैं ये भी शूद्र हैं, ये जो महार हैं ये शूद्र हैं, ये जाटव हैं ये शूद्र हैं, जो यादव हैं वो भी शूद्र हैं, जो गुर्जर हैं वो भी शूद्र हैं। बोले कि ब्राह्मण को छोड़कर और बनिया को छोड़कर फिर तो सभी शूद्र हैं, फिर तो यह बात कह दो। अरे भाई आप कर क्या रहे हो? ये शूद्र, ये अत्याचार, ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आप अगर बैठेंगे ना, देखेंगे न तो ब्राह्मण सही है अपने स्थान पर, न गुज्जर सही है, न राजपूत सही है, न जाट सही है, न शूद्र सही है, कोई सही नहीं है। सबकी खता है और उस खता की सजा सभी लोगों ने पाई है, इस बात में कोई शक नहीं है। शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है वर्तमान समय में SC ST का दुरुपयोग करके बहुत सारा अन्याय सवर्णों के साथ भी हो रहा है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन यह जो बात बार बार शूद्र शूद्र करके उठाई जा रही है, यह खाई डाल रही है, देश के अंदर बहुत बड़ी खाई डाल रही है। और यह जो कार्ड खेला जा रहा है ना, यह जो आग जलाई जा रही है, इससे यह खाई बढ़ रही है, इससे दूरियां बढ़ रही हैं। जो चमार बंधु थे हमारे, बैठते थे सभी सवर्णों के साथ में, आपस में खाना भी खा रहे थे। मेरे पास में बहुत सारे आते रहे हैं, बहुत सारे मेरे, मैं गिनवा सकता हूं, मिलवा सकता हूं ऐसे चमार बंधुओं से। देखो उनसे क्या क्या मैं बेटा कह रहा हूं, बेटे जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं कर रहा, भाई कह रहा हूं भाई जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, अपने बर्तनों में हम उनके साथ खाना नहीं खा रहे हैं क्या? मैं यहां पर गवाही दिलवा सकता हूं और ऐसा बहुत सारे लोग गवाही दिलवा सकते हैं। कहा जा रहा है परिवेश बना जा रहा है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा, वगैरह वगैरह। इक्का दुक्का कहीं पर घटनाएं होती हैं और वो हर स्थान पर होती हैं। ये जो कार्ड खेला जा रहा है ये देश के लिए बहुत खतरे की घंटी है, इस बात में कोई शक नहीं है। कहीं पर कोई बात हो रही है, कहीं पर कोई बात, कहीं पर सिखों की बात, कहीं पर हिंदुओं की बात, कहीं मुसलमानों की बात, कहीं पर शूद्रों की बात, कहीं पर फिर अन्य जातियों की बात। गुज्जर कह रहे हैं कि हमारे जाति के साथ बुरा हो रहा है, इसलिए जो है हम तो हिंदू है ही नहीं। कई बार तो गुर्जर ऐसा भी कह रहे हैं हमें तो हिंदू माना ही नहीं जा रहा है। कमाल की बात है। आप अपनी इस अहंकार को अगर आगे लेकर के चलेंगे तो फिर आपकी इस आग में कोई भी फूंक मारने वाला मिलेगा और आपकी हालत खराब होगी, देश की हालत खराब होगी। यानी अखिलेश यादव बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आप किसे मान रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं कहूँगा कि अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही बात नहीं कर रहे हैं बांटने की, बीजेपी के वो नेता भी बांटने की बात कर रहे हैं, जो कि मानवता की बात नहीं कर रहे, केवल हिंदुत्व की बात करते हैं। केवल हिंदुत्व 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 केवल इसकी बात करते हैं। मानवता की भी बात करो भाई, देश प्रेम की भी बात करो। और मैं बात करूँगा कि मायावती, मैं बात करूँगा कांसीराम, मैं कहूँगा बामसेफ, ये सारे के सारे लोग ये भी तो बांटने का काम कर रहे हैं ना भाई। और रहा सवाल अब पंजाब का, पंजाब के विषय में मैं बात करता हूँ। पंजाब में क्या हुआ? खालिस्तान की मांग जिस तरीके से बढ़ रही है, खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एक विचारधारा है। किस तरह की विचारधारा? कि हम सिख लोग जो हैं हमको एक अपना अलग देश चाहिए। क्यों इस तरह की विचारधारा पनपी? जब 1929 के आसपास पूर्ण स्वराज की मांग का बिगुल बजाया था मोतीलाल नेहरू ने, उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना वो कहते थे कि यहाँ पर मुसलमान जो है वह हिंदुओं के साथ सुरक्षित हैं ही नहीं, उनको तो अलग देश चाहिए। उसके बाद खालिस्तानी एक विचारधारा, बोले कि यहाँ पर सिखों को भी एक अपना अलग से देश चाहिए। फिर एक अलग विचारधारा अम्बेडकर, बोले कि दलित यहाँ पर रहेंगे, अपने अधिकारों को से वंचित रहेंगे, तो हमें इस प्रकार की आज़ादी चाहिए ही नहीं, इस तरह का पूर्ण स्वराज चाहिए ही नहीं जहाँ पर दलितों को सम्मान न मिले, अधिकार न मिले। तो फिर यहाँ पर जो विचारधाराएं थी, कोई सफल हो पाई, कोई नहीं हो पाई। जिस प्रकार से अपने मंसूबों में सफल हो गए मोहम्मद अली जिन्ना, वो बात अलग है, उस वक्त सफल हो गए। आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत क्या है सभी लोग जानते हैं। वहाँ पर लोग कहने लग गए हैं कि हम दोबारा हिंदुस्तान में मिल जाएं तो बेहतर है, वो बात एक अलग बात है। लेकिन उसी तर्ज पर अब जो है हमारे सिख बंधु कुछ वो समझने लग गए कि हमें भी एक अलग से देश चाहिए अपने लिए। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे की जिम्मेदार कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। उसको न नेहरू ने बंटवाया न गांधी ने बंटवाया, भले ही इनडायरेक्टली उसका दोष हम उन पर रख सकते हैं, न ही
आरएसएस ने बंटवाया, किसी ने नहीं बंटवाया, मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारा कराया था। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारा कराया, अब पाकिस्तान अलग हो गया। अब जो सबसे बड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ी वो सिख बंधुओं को सहन करनी पड़ी, क्योंकि पंजाब 2 टुकड़ों में बंट गया। उनके बहुत सारे जो उनके गुरुद्वारे थे वो हिंदुस्तान में थे, पूरे हिंदुस्तान में बिखरे पड़े थे। और एक प्रमुख उनका गुरुद्वारा समझ लीजिएगा, प्रमुख तीर्थ समझ लीजिएगा, अगर हम करतारपुर साहिब के बारे में बात करें, लाहौर के बारे में बात करें, गुरु नानक देव जी की धरती के बारे में बात करें, वो पंजाब में चली गई। तो कितना बड़ा जख्म हो गया। अब यहाँ से तीर्थ करने के लिए अगर सरदार जाए तो पंजाब जाना पड़ेगा। पंजाब के लोगों को अगर शीशगंज आना पड़े, जहाँ पर हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, इस देश की अस्मिता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कटाया था, कितना महत्वपूर्ण वह स्थान है, उस स्थान पर आने लगे तो हिंदुस्तान आना पड़ेगा। तो कितना बड़ा जख्म हो गया। अब यह जख्म झेलना पड़ा हमारे सिख बंधुओं को। अब उसके बाद में उस जख्म को लेकर के बार बार वो कहने लगे कि हमें एक अलग से खालिस्तान चाहिए। लेकिन भाई, खालिस्तान आपको हिंदुस्तान से ही क्यों चाहिए, पाकिस्तान से क्यों नहीं चाहिए? पाकिस्तान में भी तो पंजाब है, उसको भी तो खाली कराओ, वहाँ पर भी तो आप एक सूबा बनाओ। लेकिन नहीं, पता है वहाँ पर आपको काट कर दबा दिया जाएगा। वहाँ पर प्रमुख ग्रंथी के जो वहाँ पर प्रमुख ग्रंथी हैं, उनकी बेटी के साथ में बलात्कार होता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर कृपाण लेकर घूमने की आज़ादी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तलवार लेकर घूमने की आज़ादी है, हर स्थान पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन केवल इतना नहीं, यहाँ पर प्रधानमंत्री शीश नवाते हैं, पगड़ी पहनते हैं। महंत हैं गुरु योगी आदित्यनाथ जी, तो महंत है, वो तो एक गुरु है, धर्म गुरु हैं। उसके बावजूद वो पगड़ी भी पहनते हैं, सिक्खी का सम्मान भी करते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, मत्था भी टेकते हैं। जो गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, मत्था भी टेक रहे हैं, सतनाम श्री वाहिगुरु का पाठ भी कर रहे हैं, वो लोग तो आपको लगते हैं सिख धर्म के विरोधी। मैं खालिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ, वो लोग जो कि गुरुद्वारे जाते भी नहीं हैं, मत्था भी नहीं टेकते कि हम तो अपने ईश्वर के सामने ही झुकेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे, वो लोग आपको अपना लग रहे हैं। मैं यहाँ पर बात हिंदू मुसलमान की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विचारधारा की। हम सबको मिल करके रहना है, एक होकर के रहना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ विचारधारा की, कि विचारधारा किस प्रकार की है। आपके पास तर्क नहीं रहे हैं। यहाँ पर जब किसान आंदोलन चला था, इनफैक्ट वो किसान आंदोलन नहीं था, उसके पीछे देश तोड़ने की एक साजिश थी, स्पष्ट रूप से तब पता चलती है जब विदेश से फंडिंग आती है, कनाडा से फंडिंग आती है, वहाँ पर काजू पिस्ता बादाम पिलाए जाते हैं, वहाँ शराब पिलाई जाती है, वहाँ पर बहुत मटन चिकन इत्यादि चलते हैं। चलो छोड़ दीजिएगा इस बात को भी। लेकिन उसी आंदोलन से एक नाम उठा था दीप सिद्धू का। उसने वारिस पंजाब दे नाम का एक संगठन बनाया था। उस संगठन में अमृतपाल सिंह, जो कि दुबई में एक लड़का रहता था, उस संगठन का एक सदस्य बनकर के सामने आया। अब दीप सिद्धू जो था वह गुजर जाता है, मर जाता है एक दुर्घटना में। उसके पश्चात वारिस पंजाब दे का हेड कौन हो गया? अमृतपाल सिंह। अब अमृतपाल सिंह, उसको अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना था या उस संगठन को आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए जो लोगों के मन में पहले से एक टीस थी, वह टीस क्या है कि पंजाब, हिमाचल का कुछ हिस्सा, कुछ राजस्थान, कुछ हरियाणा, कुछ यूपी, ये सारी की सारी जो स्टेट मिल करके एक अलग से देश बन जाए, खालिस्तान। उसकी मांग करने पर वे आमादा हो गए, आगे बढ़ गए, उनको हवा मिलने लग गई। जिस तरह से भिंडरावाला को खड़ा किया था इंदिरा गांधी ने, किस लिए? अकाली दल से टक्कर लेने के लिए, एक विचारधारा से टक्कर लेने के लिए खड़ा किसने किया था? इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था। अब भिंडरावाला खड़ा किया, भिंडरावाला इतना बड़ा आतंकी हो गया, उसने हथियार लहराए, उसने देश पर कब्जा करने की बात सोचने लगा। वह उसने फरमान निकाला कि 32 हिंदुओं को, एक सिख को मारना है, तब जाकर के इस जो है सिख कम्युनिटी का जो है सम्मान बढ़ेगा और इनकी समस्याओं का समाधान होगा। फिर वह किसके नाक में दम करने लग गया? इंदिरा गांधी के। किसको कदम उठाना पड़ा? इंदिरा गांधी को ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा। और जिसके पश्चात हरमंदिर साहब की बेअदबी हुई, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, क्योंकि अकाल तख्त पर जाकर के बैठ गया था भिंडरावाला और उसको उसके खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वह आतंक का पर्याय बन चुका था। ठीक ऐसा ही वर्तमान समय में अखिलेश यादव कर रहे हैं, या वो पार्टियां कर रही हैं जो कि सही तरीके से सही मुद्दों पर या तकनीकी तौर पर नहीं लड़ रहे, शूद्र कार्ड खेल रहे हैं। शूद्र कार्ड, अब आप उनको सर पर बैठाओगे कल उन लोगों को। सभी शूद्र ऐसे नहीं है, सभी दूसरे लोग ऐसे नहीं है जो कि उनके साथ में आ रहे हैं कुछ नेता, उनको आप उन मूर्खों को अपने सर पर बैठाओगे, कल वे उस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, देश टूटेगा, आप तो पता नहीं कहां होंगे, आप मरेंगे, जिएंगे, क्या होगा, आने वाली संतति को भुगतना पड़ेगा। लोग भी मूर्ख हो रहे हैं और ये नेता भी मूर्ख हो रहे हैं। यह जो घटना वर्तमान समय में
यहाँ पर पंजाब में हुई थी। अभी पीछे आपने देखा कि थाने में किस प्रकार से कब्जा कर लिया गया था। क्या पुलिस केवल ऐसे ही नपुंसक थी, कब्जा कर लेने देती? नहीं, नपुंसक नहीं थी। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को सर पर उठाकर ले जाया जा रहा था। गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान सभी लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, गुरु की तरह से करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, आज्ञा पहिया काल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। सिख लोग उसे साक्षात गुरु मानते हैं और जो सामने पुलिस है उनकी भी श्रद्धा है गुरु ग्रंथ साहब में। अब पालकी साहब आ रही है, गुरु ग्रंथ साहब आ रहे हैं, बैरिकेड कैसे लगाया जा सकता है भाई? अब इतने सारे लोग आएंगे तो थाने पर कब्जा हो ही जाएगा। यहाँ पर मैं सरकार को नहीं कहूँगा कि सरकार लचर है वगैरह, इस तरह से कब्जा हो ही जाएगा, कोई भी सरकार हो। लेकिन सरकार को लचर इसलिए कहूँगा फिर कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रही, इसलिए लचर है। जो उस समय घटना हो गई वह तो कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर कार्यवाही हो तो ये मजबूत सरकार का काम होता है। वर्तमान समय में इस बात में शक नहीं है कि वहां पर कमजोर सरकार है। अगर सरकारें कमजोर होती है ना, नेता कमजोर होता है ना, उसको शासक बनने का हक नहीं होता है। कई फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो भले ही हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो जाएं, हमारी व्यक्तिगत जीवन के लिए नुकसानदायक हो जाएं, पर देश के लिए बेहतर हो जाएं। हम इन चीजों को यदि नहीं देखेंगे तो वर्तमान समय में अपने देश को असुरक्षित कह सकते हैं, 100% असुरक्षित कह सकते हैं। इसलिए हमारा देश असुरक्षित है क्योंकि लोग भावनाओं में बह जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि आज आपको नेता जिस बात के लिए उकसा रहा है, कल दूसरी पार्टी में था तो उसी बात का समर्थन कर रहा था, उस बात के विरोध में था। ये नेता झट से अपने पाले को बदल लेते हैं और बदल करके कुछ और बोलने लग जाते हैं। आप लोग सारी चीज को भूल जाते हैं। जब तक ये जनता मूर्ख रहेगी तो देश किन्हीं भी हाथों में हो, कितने मजबूत हाथों में हो, वह सुरक्षित रह ही नहीं सकता है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।